ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी, बिल्कुल नए अंदाज में, नए तेवर के साथ। शुरुआत करते हैं उन खबरों से जिन्हें इस बुलेटिन में आपको हम विस्तार से दिखाने वाले हैं। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद बोले, बिहार के सपनों को साकार करने का अवसर, कल लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान में आर पार की जंग, अमेरिकी नाकेबंदी पर ईरान बोला, डरेंगे नहीं, पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। इधर नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग पर लगातार दूसरे दिन भी हुआ हंगामा। गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा। सेक्टर 121 में मेड ने भी प्रदर्शन किया है। इधर प्रधानमंत्री ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अब 2.5 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से देहरादून का सफर। अब आपको विस्तार से खबरें दिखाते हैं। देखिए, केरल में स्कूटी सवार बाल बाल बच गए। पल भर के लिए लगा कि दोनों को डंपर कुचल ही देगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से दोनों की जान बच गई, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मौत जिंदगी बख्श कर चली गई। डंपर ने स्कूटी सवार को पीछे से मारा। जैसे ही टक्कर हुई, स्कूटी सवार गिर गए। स्कूटी को धक्का लगते ही ड्राइवर ने डंपर को रोक दिया। वहां मौजूद लोग दौड़कर स्कूटी सवार के पास पहुंचे और उनका हाल जाना। अगर डंपर रुका नहीं होता तो तेज रफ्तार की वजह से स्कूटी वाले की जान जा सकती थी, लेकिन डंपर वाले ने स्कूटी वाले की वजह से ब्रेक नहीं लगाई। दरअसल डंपर वाला स्कूटी को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन तभी सामने से आ रहे डंपर से टक्कर हो गई। इसी टक्कर की वजह से स्कूटी को धक्का देने वाला डंपर रुक गया और दोनों की जान बच गई। तुर्की के एक स्कूल में दिल दहला देने वाली घटना हुई। स्कूल के ही पूर्व छात्र ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर दहशत फैला दी। तुर्की से आए इस वीडियो में गोलीबारी के दौरान छात्र भागते हुए दिखाई दिए। हमलावर पूर्व छात्र को देखकर वहां की छात्राओं ने दरवाजा बंद कर लिया। इस बीच वो गन लेकर गैलरी में आ गया। उसने गन को लोड किया और एक छात्र को गोली मार दी। फिर दूसरे छात्रों को भी उसने ऐसे ही गोली मारी और इसी तरह पूरे कॉलेज में 20 से ज्यादा लोगों को गोली मार दी, जिसमें 10 से ज्यादा छात्र थे, 4 शिक्षक, एक पुलिस अधिकारी और एक कैंटीन का कर्मचारी था। गोली की आवाज सुनकर लोग भागने लगे। छात्रों में दहशत फैल गई। हालात बिगड़ता देख बड़ी संख्या में पुलिस बल को बुलाना पड़ा, लेकिन हमलावर डरा नहीं और लोगों को मारता रहा। काफी देर तक गोलीबारी करने के बाद उसने अपनी ही गन से खुद को गोली मार ली। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद मेडिकल टीम के लोगों ने घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। कई छात्रों की हालत गंभीर है, जबकि कुछ शिक्षक भी जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। आपने अभी तक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुए कई सड़क हादसे देखे होंगे। अब आपको ट्रेन के इंजन में लगे कैमरे में कैद हुआ एक हादसा दिखाते हैं। हादसे का ये वीडियो वियतनाम से सामने आया है। ट्रैक्टर चला रहे शख्स ने लापरवाही की और उसका खामियाजा ट्रॉली में बैठे 12 साल के बच्चे को भुगतना पड़ा। ट्रेन की टक्कर लगते ही 12 साल का ये बच्चा उछलकर रेलवे ट्रैक के किनारे जा गिरा। ट्रेन चला रहे ड्राइवर को अनहोनी का अंदेशा पहले ही हो गया था। उसने जोर से हॉर्न भी बजाया, लेकिन लापरवाह ट्रैक्टर चालक पर कोई असर ही नहीं पड़ा और ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए 12 साल के बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा घायल हो गया, जिसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ है। हिमाचल प्रदेश से कुदरत के कहर की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। चंबा में बघेईगढ़ चांजू मार्ग पर इतना भयानक लैंडस्लाइड हुआ कि सड़क ही कहीं खो गई और फिर घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 सेकंड में पूरा का पूरा पहाड़ ही जमीन पर उतर आया। गनीमत ये रही कि इस भयंकर लैंडस्लाइड की चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई, क्योंकि पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरने से पहले छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे, जिसे देखते हुए दोनों ही तरफ ट्रैफिक रुक गया और फिर लोगों की आंखों के सामने ये मंजर आया।
धूल का गुबार बताने के लिए काफी है कि कितनी भारी भरकम चट्टानें सड़क पर गिरी हैं। चंबा के बघेईगढ़ चांजू मार्ग पर कई घंटों की मशक्कत के बाद पत्थर हटाए गए और फिर यातायात बहाल किया गया। कर्नाटक में एक ऐसा सड़क हादसा कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ जो डराने वाला है। यहां तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित हो गई और स्कूल से घर लौट रहे बच्चों को जोरदार टक्कर मार दी। ये बच्चे कुछ समझ पाते उससे पहले ही सफेद रंग की ओमनी कार काल बनकर उनके आगे से निकल गई। इस हादसे के बाद एक बच्चा वहीं खड़ा रहा जबकि बाकी के 3 बच्चे जमीन पर गिर पड़े। एक सेकंड के अंदर पूरी तस्वीर ही बदल गई। इन बच्चों को भी नहीं पता था कि अगले पल उनके साथ आखिर क्या होने वाला है। जैसे ही ओमनी कार अनियंत्रित होकर पलटी, उसे चला रहा ड्राइवर आगे वाले शीशे से बाहर गिरता हुआ दिखाई दिया। जब ओमनी एक नाले के पास आकर रुकी तो ड्राइवर उसी नाले में पलट गया। उधर गंभीर रूप से घायल बच्चे के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई और तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया। ये वीडियो कर्नाटक के बेलथंगड़ी से सामने आया है। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा किनारे पांचाल घाट पर 2 दुकानों में आग लग गई। भीषण ज्वाला को देखकर लोगों के हाथ पैर फूल गए। फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में घंटों का समय लग गया। क्योंकि 2 दुकान में लगी आग ने कुछ मिनटों में ही भयंकर रूप धारण कर लिया और इस आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थी कि दुकान के ऊपर से गुजर रहे पुल तक फैल गई और साथ में पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोगों ने फौरन दमकल विभाग को फोन किया। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक दुकानों में रखी नकदी, फर्नीचर और दूसरा सामान जलकर राख हो चुका था। दमकल विभाग के मुताबिक इस अग्निकांड में दोनों दुकानदारों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पंजाब के होशियारपुर में एक व्यक्ति की समझदारी की वजह से लूट की एक बड़ी घटना टल गई। मोबाइल शॉप में लूट करने आए लुटेरे बाहर निकलने की भीख मांगने लग गए, लेकिन हिम्मत वाले ने उन्हें सबक सिखा दिया। लाठी डंडे लेकर 4 से 5 लुटेरे दुकान में घुस गए थे। पूरी दुकान को लूटने का प्लान था। जैसे ही लुटेरे दुकान के अंदर दाखिल हुए, अफरा तफरी मच गई। लड़कियां चिल्लाने लगी, लेकिन समय का खेल देखिए। चंद ही सेकंड में दुकान के बाहर मौजूद दूसरे दुकानदार ने पहले शीशे का डोर बंद किया और पलक झपकते ही शटर को नीचे गिरा दिया। इस दौरान एक लड़की चिल्लाते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो भी अंदर ही फंसी रह गई। लुटेरे भी डोर की ओर दौड़े, लेकिन मौका हाथ से निकल चुका था। सभी लुटेरे दुकान में ही बंद हो गए। वो शटर खोलने के लिए गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन बाहर मौजूद लोगों ने शटर नहीं खोला। लुटेरे करीब 2 घंटे तक दुकान के अंदर ही फंसे रहे। इस दौरान उन्होंने लोहे की रॉड से शटर तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो असफल रहे। लुटेरों के साथ दुकान का मालिक और 2 लड़कियां भी अंदर ही बंद रह गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारतमाला हाईवे पर उस समय लोगों की जान पर बनाई जब एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने उत्पात मचा दिया और डराने वाली तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर के ड्राइवर से स्पीड कंट्रोल नहीं हुई और फिर ट्रैक्टर डिवाइडर को पार करते हुए ट्रांसफार्मर से जाकर टकराया। पहले चिंगारी निकली और फिर ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। दोबारा देखिए, ट्रैक्टर बेकाबू हुआ, सड़क पर डिवाइडर को फांदा, सामने से आ रहा बाइक वाला बाल बाल बचा और फिर ट्रैक्टर ने पूरा ट्रांसफार्मर ही उड़ा दिया। जिस वक्त ये हादसा हुआ तब पास में एक दुकानदार भी खड़ा था, जिसने भागकर जान बचाई। यह हादसा कितना भयंकर था इसका अंदाजा ट्रांसफार्मर और बिजली से लटके हुए खंबे से ही लगाया जा सकता है। गुजरात के वडोदरा सेंट्रल बस स्टेशन पर हुए हादसे का ताजा वीडियो सामने आया। करीब 4 दिन पहले हुए इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई थी। सामने आए वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक था। वीडियो में साफ नजर आया कि एक शख्स वहां चहलकदमी कर रहा था, जबकि बसें आ जा रही थी,
तभी अचानक बस स्टैंड का भारी भरकम ढांचा गिर गया। मलबा सीधे वहां चहलकदमी कर रहे शख्स पर गिरा, जबकि एक बस भी मलबे की चपेट में आते आते बची। वडोदरा के आधुनिक सेंट्रल बस स्टेशन का निर्माण 114 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था, लेकिन इस हादसे के बाद बस स्टेशन के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए गए। प्रयागराज की रहने वाली 4 साल की लड़की इन दिनों सुर्खियों में है। इसने ऐसा काम ही किया है कि हर तरफ इसकी तारीफ हो रही है। साथ में लोग इस बात पर हैरानी भी जता रहे हैं कि आखिर 4 साल की लड़की नदी पार कैसे कर सकती है। 4 साल की सत्या भारती ने जैसे ही प्रयागराज की यमुना में छलांग लगाई, किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि वो नदी को पार कर जाएगी। तैराकी सुबह 7 बजे शुरू हुई। उसने 21 मिनट 28 सेकंड में रिकॉर्ड समय में नदी को पार कर दिया। नैनी मुहैया पश्चिम पट्टी के रहने वाले देवेंद्र कुमार की 4 साल की बेटी सत्या ने अपने कोच त्रिभुवन निषाद के मार्गदर्शन में ये साहसिक कारनामा किया। बच्ची की बहादुरी को देखकर वहां के लोगों ने उसकी काफी तारीफ की। सभी लोग इस बात से हैरान थे कि इतनी छोटी बच्ची ने ये कैसे कर लिया। यूपी के मुरादाबाद में उस वक्त हल्ला मच गया जब शादी के समारोह में बिचौलिए और बाराती पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए और झगड़ा देखते ही देखते पंडाल से सड़क तक पहुंच गया। शादी की पंडाल से लेकर सड़क तक भगदड़ सी मच गई। इस गुत्थम गुत्थी में किसी ने इधर से मारा तो किसी ने उधर से हाथ साफ किया। दे थप्पड़ पर थप्पड़, दे घूसे पर घूसा, और इस मारामारी ने शादी की पूरी खुमारी उतार दी। कोई डंडा लेकर भागा तो कोई दे दनादन बेल्ट चलाता दिखा। दो पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे दिखे। मुरादाबाद के दलपतपुर में ये सारा विवाद दूल्हे की सलामी के समय बिचौलियों को सोने की अंगूठी न मिलने के चलते हुआ। पहले बहस हुई जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की सैलरी बढ़ाने की मांग का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि लोगों के घरों में मेड का काम करने वाली महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। नोएडा के सेक्टर 121 में स्थित एक सोसाइटी में काम करने वाली मेड ने भी प्रदर्शन किया है। एक दिन पहले ही सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर नोएडा के मजदूरों ने हिंसक प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को फूंक दिया था और जमकर पत्थरबाजी की थी। अब बारी थी लोगों के घरों में मेड का काम करने वाली महिलाओं की। सैकड़ों की संख्या में मेड सड़कों पर उतरी और सैलरी बढ़ाने की मांग की। तमाम वो लोग हैं जो घरों की सफाई करती हैं, घरों में खाना बनाती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं। अब इनकी तरफ से सीधे तौर पर ये मांग है कि इनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें मिलने वाला वेतन बेहद कम है और महंगाई के दौर में गुजारा करना नामुमकिन हो गया है। जब हमारी सैलरी बढ़ेगी, जब हम काम पे जाएंगे, वरना हम काम पे नहीं जाएंगे। हमें 4 छुट्टी चाहिए क्योंकि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। मेड के प्रदर्शन की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और उन्हें समझाने की कोशिश की। लेकिन मामला यहां तब बिगड़ गया जब महिलाओं के शांतिपूर्वक प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवी वहां पहुंच गए और पत्थरबाजी करने लग गए। हालांकि पुलिसकर्मियों ने समझा बुझाकर उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं। वीडियो में आरोपी दनादन पत्थर फेंकते दिखाई दिए। आरोपी पीछे से पत्थर लेकर आ रहे थे और सामने वालों पर बरसा रहे थे। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने भी थोड़ी सख्ती दिखाई, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो गए। एहतियातन वहां पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया ताकि फिर कोई बखेड़ा खड़ा ना हो। वहीं दूसरी ओर सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती वो लोगों के घरों में काम नहीं करेंगी। नोएडा में सैलरी बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन आज लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा और इस बीच पुलिस ने इस हंगामे के पीछे कुछ लोगों की साजिश को भी जिम्मेदार बताया है। नोएडा पुलिस का इसे लेकर दावा है
कि बीते 2 दिनों में कई व्हाट्सएप ग्रुप बने और QR कोड स्कैन कर लोगों को इस ग्रुप से जोड़ा गया। ये एक संगठित सिंडिकेट का काम हो सकता है, क्योंकि रातों रात लोगों को इकट्ठा किया गया। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी कुछ ग्रुप्स बनाए गए। हंगामे के बाद एक चैट वायरल हुई जिसमें लिखा था कि मिर्च पाउडर लेकर आओ। पुलिस के मुताबिक अलग अलग नामों वाले कई ग्रुप मिले हैं, जिनमें से एक का नाम श्रमिक आंदोलन था और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। नोएडा के फेज 2 में जुटे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और थोड़ी सख्ती दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 80 से भी सामने आई। वहां भी श्रमिकों ने उग्र प्रदर्शन की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने हालात पर काबू कर लिया। एक दिन पहले ही फैक्ट्रियों के गुस्साए कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर जमकर बवाल काटा था। इन कर्मचारियों ने पत्थर बरसाए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। बाद में पुलिस भी एक्शन मोड में आई और अलग अलग जगहों से करीब 400 लोगों को हिरासत में लिया गया और मामले की जांच तेज कर दी गई है। वहीं योगी सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नोएडा में हुए श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रचार में बंगाल चले गए थे, साथ सरकार को पता था, जानकारी थी, उसके बावजूद भी सरकार ने होने दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी श्रमिकों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा कि नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो श्रमिकों की आखिरी चीख थी, जिसकी हर आवाज को अनसुना किया गया। मजदूरों को अपना हक मांगने पर मिलता क्या है? दबाव और अत्याचार। मैं हर उस मजदूर के साथ हूँ जो इस देश की रीढ़ है और जिसे इस सरकार ने बोझ समझ लिया है। सीएम योगी ने भी इस मुद्दे पर राजनीति करने वालों पर करारा पलटवार किया। औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहें। मैं सभी उद्यमियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, वे श्रमिकों के साथ, कार्मिकों के साथ सीधे संवाद करें। श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन के बाद योगी सरकार ने न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन की मंजूरी दे दी है। योगी सरकार ने श्रमिकों की मजदूरी में 21% यानी कि 1000 से 3000 रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 11,313 से बढ़ाकर 13,690 कर दी गई है, जबकि अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 12,445 से बढ़ाकर 15,059 रुपए कर दी गई है। वहीं कुशल मजदूरों की सैलरी बढ़ाकर 13,940 से 16,868 कर दी गई है। बाकी जिलों में अकुशल श्रमिकों को 12,356 रुपए, अर्धकुशल श्रमिकों को 13,591 रुपए और कुशल श्रमिकों को 15,224 रुपए प्रति महीने वेतन मिलेगा। नई सैलरी 1 अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएगी। एबीपी रिपोर्ट में अब बढ़ते हैं मिडिल ईस्ट की ओर, जहां होर्मुज में महाविनाश की तैयारी शुरू हो चुकी है। अरब सागर में अमेरिका के विमानों की गश्त जारी है। जंगी जहाज तैयार हैं, किसी भी वक्त भयंकर लड़ाई शुरू हो सकती है। क्योंकि इस बार होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए अमेरिका ने पूरा दमखम लगा दिया है। अमेरिका ने अपने 15 से ज्यादा युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, जो ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों के आसपास नाकाबंदी लागू कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स का दावा है कि इस बार ईरान बच नहीं सकता, उसे हर हाल में होर्मुज खोलना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने ऐसे खतरनाक विमानों से ईरान को घेरा है कि ईरान की सेना बचकर भाग ही नहीं सकती। खबर है कि अमेरिका ने यूएसएस त्रिपोली जैसे खतरनाक युद्धपोत से ईरान की घेराबंदी की है। इसके अलावा सैटेलाइट तस्वीरों में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस इब्राहिम लिंकन भी नजर आया है, जो ईरान से सिर्फ 192 किलोमीटर दूर ओमान की खाड़ी में इस समय तैनात है। देखिए, होर्मुज को खुलवाने में खतरा बहुत ज्यादा है, इसीलिए अमेरिकी सेना भी सोच समझकर ही आगे बढ़ रही है। खबर है कि हूती विद्रोहियों के हमले के डर से अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस बुश ईरान की तरफ अभी आगे नहीं बढ़ा है। अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस बुश अभी अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगा रहा है।
ये विमान वाहक पोत भूमध्य और लाल सागर के बजाय दूसरे रास्तों से ईरान की तरफ आगे बढ़ेगा। हूती प्रभावित इलाके से इस युद्धपोत ने फिलहाल दूरी बना रखी है। तो देखिए, अमेरिका तेजी से ईरान की नाकेबंदी करने को तो तैयार है, लेकिन डर भी है कि कहीं ईरान और उसके सहयोगी हमला ना कर दें। हालांकि होर्मुज में अभी भी अमेरिका की स्थिति मजबूत है, क्योंकि अमेरिका ने अपने तमाम हथियार वहां पहले से तैनात कर दिए थे। तो देखिए, होर्मुज में अभी कौन कौन से अमेरिकी हथियार युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, ये भी आपको बता देते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर देखिए 15 युद्धपोत तैनात हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके की तैयारी है। 15 युद्धपोत तैनात किए गए हैं, 15 फाइटर जेट भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 2 पनडुब्बी भी तैनात की गई है। किस तरीके से यहाँ पर देखिए डिप्लॉयमेंट किया गया है, 2 पनडुब्बियां भी यहाँ पर तैनात की गई हैं। फिर 16 डिस्ट्रॉयर तैयार किए गए हैं, वहां पर इनकी भी तैनाती है। इसके अलावा 2 माइन स्वीपर भी तैनात किए गए हैं, 2 माइन स्वीपर की भी तैनाती हो चुकी है। और इसके अलावा 3 कॉम्बैट शिप को भी अमेरिका ने होर्मुज में तैनात कर रखा है। अमेरिका तो ऑपरेशन पार्ट 2 की पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन होर्मुज में अमेरिकी हथियारों की तैनाती से ईरान बुरी तरह से भड़का हुआ है। ईरान धमकी दे रहा है कि कोई युद्धपोत उसकी जद में आया तो वो उसे जलाकर राख कर देगा। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की है। ईरानी विदेश मंत्री ने रूसी विदेश मंत्री को बताया, होर्मुज में अमेरिकी नौसेना उकसावे वाली कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसी बीच खबर आ रही है कि ईरान के चारों ओर अमेरिका की नाकेबंदी से ईरान में खाद्य संकट का खतरा बढ़ गया है। खबर है कि अगर अमेरिकी युद्धपोत ईरानी बंदरगाहों को घेरे खड़े रहे तो ईरान में दुनिया से आने वाली खाद्य सामग्री की सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिससे ईरान में खाने पीने की चीजें और महंगी हो सकती हैं। वहीं अमेरिका की नाकाबंदी से सिर्फ ईरान ही नहीं परेशान, बल्कि अमेरिका का सहयोगी देश सऊदी अरब भी होर्मुज की नाकेबंदी से तंग आ चुका है। सऊदी अरब अब अमेरिका से ये अपील कर रहा है कि होर्मुज की नाकाबंदी करने की बजाय बातचीत से इस मामले को सुलझाया जाए। तो सऊदी अरब आखिर क्यों इस नाकेबंदी से परेशान है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए, दरअसल सऊदी अरब चीन को तेल बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा खाड़ी देश है। अगर अमेरिका नाकेबंदी किए रहा तो सऊदी अरब का तेल एक्सपोर्ट तबाह हो जाएगा। सऊदी अरब जो हर दिन लाखों बैरल तेल निर्यात करता है, वो तेल निर्यात नहीं हो पाएगा। इससे सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा और इसी विनाशकारी परिणाम से बचने के लिए सऊदी अरब अब अमेरिका से ये कह रहा है कि होर्मुज की नाकेबंदी मत करो, बातचीत करो और उससे इस मसले को सुलझाओ। अब बड़ा सवाल यहां ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप सऊदी अरब की बात मानेंगे? तो जवाब है नहीं। हालांकि होर्मुज में चल रही नाकेबंदी के बीच आज एक ऐसी खबर सामने आई जिससे अमेरिकी वर्चस्व पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि खबर सामने आई कि चीन अपने एक जहाज को होर्मुज का सीना चीर कर निकाल लाया है। खबर है कि अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद एक चीनी टैंकर होर्मुज को पार करके चीन की ओर बढ़ रहा है। इस टैंकर में 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लदा है। पहले खबर आई थी कि अमेरिका ने चीनी जहाज को लौटा दिया था, लेकिन कुछ घंटे बाद चीनी टैंकर होर्मुज का सीना चीरकर अमेरिकी नौसैनिकों के सामने शान से निकल गया, जिसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे कि अमेरिका की दादागिरी केवल कमजोर देशों के लिए है और चीन के सामने उसकी दादागिरी नहीं चलती है। तो चीन अपना जहाज अमेरिका की नाक के नीचे से निकाल लाए और अमेरिकी नाकेबंदी को चुनौती भी दे दी। चीन की तरफ से कहा गया है कि नाकेबंदी करना खतरनाक है। वहीं यूएई के राष्ट्रपति के साथ बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप को 3 ऐसे सुझाव दिए जिसे अगर ट्रंप ने मान लिया तो ये जंग रुक जाएगी। जिनपिंग ने पहला सुझाव दिया है कि अमेरिका दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करे। दूसरा सुझाव दिया गया कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई करते समय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे। और तीसरा सुझाव ये कि अमेरिका विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन को बनाए रखे। इस जंग में जिसने भी अमेरिका का साथ दिया है वो खुद को ठगा महसूस कर रहा है, खासतौर पर मुस्लिम देश। अमेरिका से दोस्ती की सजा इन्हें ऐसी मिली कि दोबारा ये देश दोस्ती निभाने से पहले 100 बार सोचेंगे। क्योंकि जिन जिन मुस्लिम देशों ने ट्रंप से दोस्ती निभाई, उन देशों को ईरान ने लपेटे में ले लिया है। ईरान ने यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिखकर यूएई, बहरीन, कतर, जॉर्डन और सऊदी अरब से जंग में हुए नुकसान का अरबों खरबों रुपए का हर्जाना मांगा है।
ईरान के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत अमीर सईद इरावनी ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासचिव को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि इन 5 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है, इसलिए इन देशों को ईरान में हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ईरान आखिरकार अमेरिका की बजाय इन मुस्लिम देशों से मुआवजा क्यों मांग रहा है, वो भी तब जब खुद ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कुवैत जैसे देशों में मिसाइलें गिराई है, बम फोड़े और उनको नुकसान पहुंचाया है। तो ईरान के मुआवजा मांगने के पीछे कुछ जायज वजह भी है। पहली वजह यह है कि इन मुस्लिम देशों ने अपने हवाई अड्डे, सैन्य ठिकाने अमेरिका को दिए। मुस्लिम देशों के एयरबेस और सैन्य ठिकाने से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, जिससे सैकड़ों लोगों की जान गई। इसीलिए ईरान ने शर्त रखी कि देश मुआवजा दें, जिससे ईरान में पुनर्निर्माण हो सके। अभी पाकिस्तान की बेइज्जती हुए 3-4 दिन ही बीते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर फिर से सरपंच बनने की कोशिश में जुट गए। खबर है कि पाकिस्तान पहले दौर की बातचीत फेल हो जाने के बाद अब दूसरे दौर की बातचीत भी इस्लामाबाद में कराना चाहता है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले वीकेंड हुई बातचीत में भले ही कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना मिला हो, लेकिन पाकिस्तान हार मानने को तैयार नहीं है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान ने दोनों कट्टर दुश्मनों को फिर से मेज पर लाने के लिए अपनी कोशिशें दोगुनी कर दी हैं। खबर है कि पाकिस्तान ने फिर मध्यस्थता कराने की पेशकश की है, जिसके तहत 16 अप्रैल को दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा है कि ईरान ने इस्लामाबाद में अगले दौर की बातचीत के लिए सहमति दे दी है। बड़ी बात यह है कि इस बार केवल पाकिस्तान मेजबान नहीं होगा, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री भी मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे। खबर आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख आसिम मुनीर और विदेश मंत्री इशाक डार बुधवार को सऊदी अरब, फिर कतर और आखिर में तुर्की जाएंगे। जानकारी के मुताबिक शहबाज शरीफ इन तीनों देशों का दौरा करके दूसरे दौर की बातचीत पर चर्चा करेंगे। गुजरात के वापी जिले में एक इमारत की लिफ्ट की वजह से एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। इस खौफनाक घटना ने हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। हाथों में 3 बड़े बैग लेकर ये बुजुर्ग तीसरी मंजिल से नीचे जाने के लिए लिफ्ट के पास पहुंचे तो लिफ्ट पहले से ही 3rd फ्लोर पर खड़ी दिख रही थी। बुजुर्ग ने जब लिफ्ट का पहला दरवाजा खींचा तो वो खुल गया, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते लिफ्ट तीसरी मंजिल पर नहीं पहुंची थी। कम रोशनी के चलते बुजुर्ग ये देख नहीं पाए कि लिफ्ट फ्लोर पर खड़ी ही नहीं है और उल्टी दिशा में लिफ्ट में दाखिल होने की वजह से लिफ्ट के शाफ्ट में गिरकर बुजुर्ग की मौत हो गई। ये खौफनाक घटना वापी जिले के निर्मल सोसाइटी की है। लोगों का आरोप है कि ठीक ढंग से लिफ्ट का मेंटेनेंस न होने की वजह से बुजुर्ग की जान गई। अकेलापन दूर करने के लिए मोबाइल और इंटरनेट पर समय बिताना अब दुनिया भर के लोगों की आदत बनती जा रही है, लेकिन डिजिटल दुनिया की इसी लत में फंसकर अमेरिका में 36 साल के एक शख्स ने अपनी जान दे दी। फ्लोरिडा के रहने वाले जोनाथन ग्वालस ने उन्हें छोड़कर चली गई हैं, जिसके बाद जोनाथन ने गूगल चैटबॉट से बात करना शुरू कर दिया। बातचीत के दौरान युवक एआई चैटबॉट से प्यार भरी बातें करने लगा। एआई ने भी ऐसे जवाब देने शुरू किए जैसे वो असली प्रेमिका या फिर पत्नी हो उनकी। इस काल्पनिक एआई प्यार को पाने के लिए युवक ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद युवक के पिता ने गूगल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पिता ने आरोप लगाया कि एआई चैटबॉट ने जोनाथन की भावनाओं को बढ़ावा देकर उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया। अच्छा, सम्राट चौधरी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सब लोगों ने मौका दिया है बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलने के लिए। बीजेपी ने इतिहास रचा है, नीतीश जी बड़े खुश नजर आ रहे थे। नहीं, एकदम वो तो नेता रहे हैं, बिहार के लंबे समय काम किए हैं। नीतीश जी का मार्गदर्शन हरदम लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का जैसा निर्देश और मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार जितने लंबे समय तक, उनका मार्गदर्शन लेते रहे। वो आपकी पीठ थपथपाकर खूब बधाई दे रहे थे, लोगों से जोरदार तालियां भी। मैं छोटा हूँ, मैं उनके लिए छोटा हूँ, सब दिन प्यार मिला है। 23 साल से उनका संबंध है, खट्टे मीठे भी रहे, लेकिन सब दिन उन्होंने मुझे प्यार करते रहा। ये मैं धन्यवाद। पूरा एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी दोनों के सहयोग से बिहार आगे बढ़ाना। बिहार आगे बढ़ेगा। यहाँ पर लड्डू खिलाकर नितिन नवीन जी स्वागत करते हुए क्या कहेंगे? नितिन नवीन जी, आज का दिन बहुत खास है, बिहार के लिए विशेष है और बिहार में
जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को कई आयाम जोड़े पिछले 20 वर्षों में, अब उस आयाम को नया मुकाम पर पहुंचाने का काम सम्राट चौधरी को मिला है। आप अध्यक्ष बने बिहार से और देखिए आपके मुख्यमंत्री बन गए बिहार में बीजेपी। देखिए पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है। ये जरूर है बीजेपी का सीएम मिला है तो बीजेपी के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता सभी लोग उत्साहित होकर बिहार के विकास के प्रति अपने संकल्प हैं। थोड़ा पीछे हटेंगे, यहाँ पर देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और यहाँ पर भावी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी मिठाई खाकर स्वागत करते हुए और यहाँ पर बिहार के विकास के लिए काम करने का मौका दिया। ठीक है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यपाल से मिलने के बाद, सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद सम्राट चौधरी बाहर निकलते हुए जिन्होंने कहा कि बिहार के हित में काम करते रहेंगे, उन्हें मौका मिला है बिहार को आगे बढ़ाने का और इसे लेकर वो आगे लगातार काम करेंगे। तो देखिए, आज से बिहार में नीतीश युग का समापन हो गया और लंबे समय तक बिहार की सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। खबर है कि उनके बेटे निशांत कुमार भी फिलहाल किसी सरकार में शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार लोक भवन पहुंचे और राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। इस दौरान उनके साथ सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। सीएम पद के इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने 24 नवंबर 2005 की तारीख याद दिलाई, जब पहली बार बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी। नीतीश कुमार ने कहा कि नई सरकार को उनका पूरा सहयोग रहेगा और उसे वो लगातार मार्गदर्शन भी देते रहेंगे। इधर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को लालू यादव की पाठशाला का छात्र बताया। अरे भाई, जो भी है लालू जी के पाठशाला के तो हैं। बीजेपी को भी अब राजनीति करनी पड़ रही है तो लालू जी के विचारधारा के इर्द गिर्द ही राजनीति करनी पड़ रही है। अब आरजेडी पहली बार लालू जी ने ही मंत्री बनाया, विधायक बनाया। वहीं रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी के सीएम चुने जाने पर बीजेपी पर हमला बोला। रोहिणी ने लिखा, घाट घाट घूम कर आए एक घुमंतु को मुख्यमंत्री बनाने की मजबूरी से ही साफ है कि अंदर से बीजेपी का खेमा बिहार में पूरी तरह से खोखला, खाली और खाना बदोश के भरोसे है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह लगातार बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ममता सरकार पर हमला करते हुए बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। मंगलवार को अमित शाह सबसे पहले कालियागंज और राजगंज विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया और भीड़ को देखकर टीएमसी की हार की भविष्यवाणी कर दी। जहां जहां बंगाल में जाते हैं इसी प्रकार का हुजूम उमड़ पड़ता है। बंगाल की जनता तय कर बैठी है कि इस बार यहां पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। एबीपी न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अमित शाह ने सीएम ममता पर भी हमला बोला। क्या ये इलेक्शन कमीशन ने भीड़ भेजी है क्या? दीदी अंधी हो गई है, उनको मालूम नहीं है, वो भतीजे के मोह में अंधी हो गई। उनको कुछ भी कर अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है, मगर वो जानती नहीं है कि बंगाल की जनता ये कभी नहीं होने देंगी। अमित शाह एक तरफ ममता सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल की जनता से बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं। हम बंगाल की सुरक्षा को चौक चौबंद करेंगे, घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे। इस रोड शो के बाद अमित शाह ने 3 जनसभाएं भी की और हर जगह से बंगाल में परिवर्तन का दावा किया। इधर राहुल गांधी आज चुनावी जनसभा करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे। यहां उन्होंने पीएम मोदी के साथ साथ सीएम ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। राहुल ने बंगाल के लोगों को कांग्रेस की 5 गारंटी भी बताई। रायगंज के मंच पर पहुंचते ही राहुल गांधी ने अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और संविधान को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश को संविधान दिया था और आज नफरत भरी विचारधारा बीजेपी की, आरएसएस की नफरत फैलाने वाली विचारधारा संविधान को
खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद राहुल ने पीएम मोदी के साथ साथ सीएम ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। बंगाल में आपको डबल नुकसान होगा। बंगाल में ममता जी ने आपकी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया और पूरे हिंदुस्तान में वो नरेंद्र मोदी इंडस्ट्री को खत्म करने में लगा हुआ है। राहुल ने कहा कि बीजेपी के लोग 24 घंटे नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं और हर जगह वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया। इस नए एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने के बाद अब दिल्ली और देहरादून के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का विधिवत उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे का सबसे ज्यादा फायदा उत्तराखंड को होगा। ये प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड के विकास को नई गति देगा। इस एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा यूपी से होकर गुजरता है। टूरिज्म के लिहाज से ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी 6 घंटे से घटकर सिर्फ 2.5 घंटे की हो गई है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 210 किलोमीटर है, जिसका 135 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा। उत्तराखंड में एक्सप्रेसवे का 12 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड है, जिस पर यात्री राजाजी टाइगर नेशनल पार्क के ऊपर से होकर गुजरेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के सहारनपुर और देहरादून में रोड शो किया। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास की लाइफलाइन दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के रूप में जुड़ रही है। जब आप पुनः उत्तराखंड आए हैं तो 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की सौगात लेकर आए हैं। उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए विकास भी और विरासत भी की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहा है। इंडोनेशिया के सुंगाई पेनुह से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 3 किलो के एलपीजी सिलेंडर फटने से एक शख्स पूरी तरह से झुलस गया। यह हादसा तब हुआ जब ट्रक से 3 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर को उतारकर दूसरी गाड़ी में रखा जा रहा था। एक आदमी ने जैसे ही ट्रक से सिलेंडर उतारने की कोशिश की, ट्रक से कई सिलेंडर नीचे गिर गए। इस दौरान एक सिलेंडर से गैस का रिसाव हुआ और पलक झपकते ही उसमें जोरदार धमाका हो गया। धमाका होते ही सिलेंडर उतार रहा शख्स पीछे हट गया, जिससे उसकी जान बच गई, जबकि आसपास के लोग भी वहां से भागकर दूर चले गए। इस हादसे में एक आदमी घायल हो गया, जिसे अस्पताल भिजवा दिया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में उस समय अफरा तफरी मच गई जब फर्नीचर गोदाम में आग भड़क गई। आग कैसे लगी इसका पता तो नहीं चल पाया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। चूंकि गोदाम में लकड़ी का सामान था, इसलिए आग तेजी से भड़की, जिससे आसपास के घरों में भी आग फैलने का खतरा मंडराने लगा। आग लगने की वजह से वहां पर हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। करीब 3 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। बड़ी खबर सम्राट चौधरी चुने गए विधायक दल के नेता। बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी। उपेंद्र कुशवाहा की ओर से सबसे पहले हमने ये खबर अपने दर्शकों के सामने। ये लीजिए, इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर, सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान हो गया। ये कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के सबसे पहले हमने खबर दी। ऐसा तो नहीं उपेंद्र कुशवाहा हमारी खबर देख रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।